जी स्टूडेंट्स, आज हमारी वर्कशॉप का लास्ट डे है और यहाँ पे एक बात जो है वो करते चलें कि आप सब लोगों ने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है क्या? और क्विज में मार्क्स ठीक हैं? जी ठीक हो गया। अच्छा चलें, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र करम, बड़ी मेहरबानी है मालिक की। हमने ये स्टूडेंट पेज नंबर 8वें यूनिट का था आज जो हमने जिसको रिव्यू करना है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। कोई बात नहीं जी, 20 से अगर ज्यादा हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है और बेहतरीन है। अगर किसी ने क्विज हल नहीं किया तो वो जरूर कर ले। जी ठीक, माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त। अच्छा, स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। प्रेजेंटेशन देते हुए टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है, टेक्नोलॉजी किस हद तक आपको हेल्प आउट करती है। तो टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, स्पेशली इन इंडस्ट्री, एडवांस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मशीनरी है एंड डिवाइसेस हैं developed from scientific knowledge, etc. So why, when, how and what kind of technology should we use, क्यों, कब, कैसे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, तो इसके लिए गाइडलाइन है। टेक्नोलॉजी इज अ टूल नॉट अ टीचर। टेक्नोलॉजी जो है ये टूल है, ये उस्ताद नहीं है। इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इनटू योर टीचिंग, डोंट सेपरेट टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीचिंग। टेक्नोलॉजी का ताल्लुक टीचिंग के साथ जरूर है, क्योंकि प्रेजेंट करते हुए ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मार्क्स जो खास करके इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं उसमें 30 में से 25 अब आ जाते हैं आराम से। तो स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप स्लाइड्स क्रिएट करते हो और अदर विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। तो आफ्टर यू हैव द स्टोरी बोर्ड आउटलाइन फॉर योर प्रेजेंटेशन, क्रिएट द स्लाइड्स। जिन्होंने खुद किया है बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, गुड है। तो स्टूडेंट, इसमें स्लाइड्स को क्रिएट करते हुए आप इन चीजों को देखते हो।
क्योंकि आपने जब डिजाइनिंग करनी होती है किसी चीज की तो आप उसको वेल डिजाइन करते हो। अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स ऑफ स्लाइड, आपको स्लाइड के पार्ट्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने टाइटल को रखना है, साइज उसका क्या रखना है स्लाइड का, आइडेंटिफाई किस किस कंटेंट को करना है, रूल कौन सा आपने अपनाना है, फ्रेजेस आपने कौन से कहाँ पे सेट करने हैं, टेबल आपने चार्ट और ड्राइंग कहाँ पे एडजस्ट करनी है, बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, आपने आपने एनिमेशन कहाँ पे लगानी है। ये सारी चीजें आपको पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर मिल जाती हैं। और फ़ॉन्ट साइज ऐसा इस्तेमाल करें जो आपके रीडर को हेल्प करे। आप लैंडस्केप जो है वो पेज का इस्तेमाल करें। लैंडस्केप जो होता है उसमें ज्यादा आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं और वो रीडेबल होता है। स्लाइड जो है वो शो बड़ी आसानी के साथ हो जाती है और ज्यादातर जो स्लाइड्स हैं वो लैंडस्केप के अंदर ही होती हैं। विजुअल लॉजिक की बात करें तो जी जी वेलकम सलाम। विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स। For visual adds, table, graph, pictures, simplify the graph on that it may be only one point. Use graph for dramatic effect. A line graph that blends sharply at one point calls attention to the drop. Use tables for presenting numbers. Be prepared to point out the numbers you want audience to take notice. Collect the information है dear student, इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज द डायर नीड ऑफ एवरी प्रेजेंटर। हर जो प्रेजेंट करने वाला है उसके पास अल्फाज का जखीरा होना चाहिए, मालूमात का जखीरा होना चाहिए, तो वो रिटन या ऑरल कम्युनिकेशन जो है वो कर सकता है। तो इस तरह से ये बड़ी अहम चीज है। दोज हु डू नॉट कलेक्ट इंफॉर्मेशन मे फाइंड डिफिकल्टी इन कन्वेइंग देयर मैसेज एटसेट्रा। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन है तो डियर स्टूडेंट इस बात का भी आपको बखूबी इल्म होना चाहिए कि जो प्रेजेंटेशन है जब आप प्रेजेंट करते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के तरीकाकार का इस्तेमाल करते हैं। आप ट्रेडिशनल तरीकाकार भी इस्तेमाल करते हैं, वर्बल टॉक भी करते हैं, आप जेस्चर और पोस्चर्स का भी इस्तेमाल करते हैं थ्रू लैंग्वेज। और उसके बाद यह है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ आपकी उसके ऊपर गिरफ्त भी होती जाती है। स्लाइड्स को, हैंडआउट्स को स्ट्रांगली आप एडवाइस करते हैं। स्लाइड्स जो होती हैं कंप्यूटर पे आपको पता है कि वन बाय वन चलती हैं और वो पॉसिबली आप थ्रू जी जी मैं आप जो है वो माइक ऑन ही है। स्लाइड्स, हैंडआउट्स इस तरह से भी आप इनको
जी स्टूडेंट, स्लाइड्स को बनाते हुए आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखते हो। और टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है रीडिंग, इसमें डियर स्टूडेंट्स, there are 4 type of presentation on the basis of mode of expression, manners, preparation, and kinds of material. Their detail is as under. Number 1, reading है। So reading is more effective type of presentation. Politician, delegates, and national negotiator of different departments use reading presentation, speech and presentation. Speech and presentation are prepared by the expert writers for higher national figures like prime ministers, president of the state, army men, ministers of the different department, etc. तो ये भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशन को जब प्रेजेंट करते हैं तो ये रीडिंग करते हैं। मेमोराइजेशन है, इसमें क्रैमिंग की जाती है, हम पहले से अपने आप को तैयार करते हैं फिर प्रेजेंट करते हैं ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। हम मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज को इसमें मेमोराइजिंग की जाती है। रिटन टेक्स्ट आपको पता होते हैं, स्टोरीज का आपको पता होता है, जो आप अपने माइंड के अंदर अल्फाज को आपने रखा होता है। जो प्रेजेंटर होता है वो एक लफ्ज भी प्रेजेंटेशन देते हुए भूलता नहीं है और वो ट्रैक आउट करता है अपनी इस गुफ्तगू को और इस तरह से कम्युनिकेट करता रहता है। प्रेजेंटेशन के अंदर हमने 4 एग्जाम को पढ़ा। चौथी एग्जाम जो है वो मेकिंग नोट्स है। 4 type of presentation is based on note making. The presenter are often chief guest, president or of the ceremony, special guest who speak at the end of the most other presenter. During this time period, they carefully listen to the other speeches, make certain points, and based on those points, etc. So they express their feelings, emotions, and views in the end of all the presenters. So only expert and skilled presenter can use the type of presentation. This mean making note slides presentation means इसमें ये है कि जो चीफ गेस्ट होता है, प्रेसिडेंट होता है, जो सेरेमनी का स्पेशल गेस्ट होता है, who speak at the end of the most of the other presenter. During this time period, they carefully listen to the other speech, make certain point, and based on those points, they express their feelings, emotions, thought, views. This is also very challenging type of presentation for the few presenter or new presenter. So only expert and skilled presenter can use this type of presentation. इसमें हम पॉइंट्स नोट करते जाते हैं और फिर हमने एंड पे प्रेजेंट करना होता है, जो एक कह लें कि इस या दिस वन इज द फोर्थ टाइप ऑफ अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की चौथी किस्म है line length in a visuals. Yes, for presentation. This one is the fourth type of presentation. So numerous visuals and used to make presentation effective and successful, but it should always be kept in mind that visual
डियर स्टूडेंट, लाइन लेंथ इन विजुअल्स है, इसमें हम पिक्चर्स इलस्ट्रेट करते हैं, ऑब्जेक्ट को बयान करते हैं, पॉइंट्स बताते हैं, फाउंट साइज को बताते हैं, कलर कौन सा लगाना है, इन सारी चीज़ों को जो है वो एडजस्ट करते हैं, evaluate करते हैं टेम्पलेट को बिफोर यूजिंग देम. Programs such as PowerPoint have variety of the backgrounds template with the color schemes and that are handsome and exciting at the first glance. But when you make your selection, always try to keep your audience in mind कि जब भी आपने प्रेजेंट करना है तो उस वक्त आप अपने ऑडियंस को जो है वो जरूर मद्देनजर रखें. आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा आसान टॉपिक है. इसमें हम जब पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड तैयार कर रहे होते हैं तो हम एनिमेशंस भी लगाते हैं. डिपेंड ऑन यू कि कैसे आपकी जो है वो टेक्स्ट आपका मूव करे, स्लाइड आपकी कैसे अपीयर और डिसअपीयर हो, किस जो है वो किस तरह से वो मूविंग उसकी करे, किस तरह से वो लेफ्ट से राइट आए, राइट से लेफ्ट आए, डाउन से अपवर्ड आए, अपवर्ड से डाउन आए. डिपेंड ऑन यू, जो आप उस पर एनिमेशन लगाएंगे उसी के मुताबिक आपका टेक्स्ट और आपकी जो स्लाइड है वो मूव करेगी आपके पेज पे. साउंड इफेक्ट है जी, साउंड इफेक्ट भी आप लगा सकते हैं. आप अपनी स्लाइड पे एनिमेशन के साथ साथ अपने अल्फाज पे अपनी स्क्रीन पे जो है वो सो डू नॉट यूज साउंड एट ऑल. तमाम पे आप साउंड का इस्तेमाल ना करें. किसी पे कर लें, किसी पे ना करें. टेक्स्ट स्टाइल जो होता है वो हमेशा हम टाइम न्यू रोमन रखते होते हैं. फाउंट साइज इसका जो है वो आमतौर पे जी साउंड इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं, किसी किस्म का उसमें कोई इशू नहीं है. उसके अंदर साउंड इफेक्ट मौजूद होते हैं जिनको आप अपने टेक्स्ट पे, अपने पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं. स्लाइड ट्रांजिशन है, ये भी एनिमेशन की तरह ही होती है. लाइक scene cut in a movie, they help move one side of the visual data out of view and move a new set into the view. The goal of using this device is to create a sequence logic. Each instance of the event means that another type of the data is about to appear, etc. ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं. विजुअल एड्स एंड स्लाइड्स की बात कर सकते हैं आप. तो same that you would use in the hard copy report, outlines, drawings, tables, graph, etc. So they are list of the words in some kind of the hierarchy, like all the outlines. This type of slide shows the audience the section, the subsection of the presentation, etc. Making the an effective presentation. अगर आप डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन को ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हो, खूबसूरत लगे, मुअस्सर लगे, तो इस का जो है वो बेहतरीन जो है वो जी जी आ जाती है आवाज, परेशान ना हुआ करें. लगातार तो कंटिन्यूअसली तो मैं उसमें जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूं, तो चल तो रहा है सिलसिला. रिस्पेक्टेड वासिफ साहब, जी जी. मेकिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटर जो होता है उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि वो अडॉप्ट करे
certain strategies को, techniques को for effective presentation, because poor presenter cannot bring fruitful result. वो क्या कहते हैं कि अगर आपकी गुफ्तगू मुअस्सर होगी, आपका अंदाज अच्छा होगा, आपके उस प्रेजेंटेशन पे आपकी गिरफ्त होगी, आपकी एक्यूरेसी, आपकी फ्लुएंसी जो है वो ठीक होगी, तो इस तरह से है कि आप एक तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे और जो है वो अपनी एनर्जी को ज़ाया नहीं करोगे और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो इसमें कुछ अहम चीज़ें हैं जो प्रेजेंटर जो है उसको हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो बात यह है कि द टॉपिक शुड बी रिटन सेलेक्टेड क्लियरली, कि जो टॉपिक वो बयान करना चाह रहा होता है वो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल वाज़िया हो, नज़र आता हो। रेलिवेंट मटेरियल शुड बी कलेक्टेड, उसके पास इररेलिवेंट मटेरियल ना हो, मुकम्मल तौर पे रेलिवेंट मटेरियल हो। ऑडियंस जो है वो उसके एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे और ऑडियंस को वो अंडरस्टैंड करने वाला हो। मटेरियल जो भी उसने कलेक्ट करना है वो ऑर्गेनाइज्ड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। उसके बाद प्रेजेंटेशन शुड बी रिटन एंड देन प्रिपेयर्ड। रिहर्सल इज वेरी important before the presentation. The presentation should be given with the confidence. The presentation should be clear, concise and precise. जो presentation है वो वाज़िया होनी चाहिए, मुख्तसर होनी चाहिए, जामिया होनी चाहिए, मुफस्सल होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन शुड बी करेक्टली गिवन, बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में वो प्रेजेंट करे। Every point should be expressed with clear and relevant examples. Appropriate gestures should be used during the presentation. Time should be managed. Extra and irrelevant information should be avoided. To make an effective presentation, develop your introduction, navigate the body, develop your conclusion, rehearsal, mean good start, best ending, your presentation and deliver your presentation, etc. जी डियर स्टूडेंट, समझ आ गई बात की? डिवेलप द इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको पता है पहले पेज पे आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे मुस्तम अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको शुरू करने से पहले जो पहला पेज होता है उस पर बिस्मिल्लाह जो होती है वो लिखी होती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, टॉपिक आ जाता है। टॉपिक के बाद आप क्या करते हो, अपने इंट्रोडक्शन को डिवेल्प करते हो, कोई कोटेशन कोड कर देते हो, कोई जो है वो स्टोरी आप बयान कर देते हो, ताकि आप क्या कर सकें, मीन खुद भी रिलैक्स हो सकें और ऑडियंस भी रिलैक्स हो सके। उसके बाद नेविगेट करते हो मेन बॉडी की तरफ। स्टडी students use transitions liberally, emphasize important detail, impose a time limit, develop a conclusion, etc. Objective must be clear. नाउ योर ऑडियंस, ये बिल्कुल ये तो क्लियर कट है ना जी साहब। जरा जब आप टॉपिक बताएंगे तो उससे आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसका आप मेन बॉडी को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन को बयान करेंगे, कंक्लूजन को बयान करेंगे, तो वो बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। ये मैं पहले ऊपर बयान कर चुका हूँ कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट भी इस्तेमाल होता है जी, इसमें कोई शक नहीं है। विदाउट जो है वो आई कॉन्टैक्ट, ये आज मेरा टॉपिक भी था बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। मैंने डीकॉम का जो लेक्चर है उसको उसमें डिलीवर किया। ये जो है कम्युनिकेशन के अंदर ये चारों एग्जाम मैंने आज पढ़ाई है। ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर मौजूद है, पेज नंबर 99 पे डीकॉम की जो किताब है कम्युनिकेशन की, उस पे ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद रिहर्सल योर प्रेजेंटेशन है, प्रैक्टिस डेवलपिंग अ कन्वर्सेशनल क्वालिटीज एटसेट्रा, प्रैक्टिस हैंडलिंग योर टेक्नोलॉजी एंड विजुअल एड्स एटसेट्रा, सो डिलीवर योर प्रेजेंटेशन एटसेट्रा, यूज नोट्स, अडॉप्ट अ कंफर्टेबल स्टाइल, डिपेंड ऑन यू। उसके बाद वर्कशीट आ गई। तो ये आपका आज का जो है यूनिट नंबर 8 था जो मैंने आपको प्रेजेंट किया। और जो एक अच्छा क्वालिटेटिव कम्युनिकेटर होता है उसकी क्या क्या खूबियां हो सकती हैं, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। 4-5 मिनट की ब्रेक है। कम्युनिकेटर है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। अच्छा जो क्वालिटेटिव
जो कम्युनिकेटर होता है, प्रेजेंटर होता है, वो वेल अवेयर होता है और टारगेटेड ऑडियंस उसकी होती है. He or she has an audience oriented approach. He prepare his presentation well before time से पहले उसने अपने आप को तैयार किया होता है. He collect all the required information, organize the collected information with zeal and zest, and has holistic method का इस्तेमाल करता है. Polite रहता है. He is always committed to task. He has to perform. He makes everything clear before presenting it to the audience. He does not present for the sake of a presentation. Rather than he does so with a clear purpose in his mind. He make rehearsal several times before his presentation. He takes great care of his fluency and the choice of vocabulary. He answer the harsh question very politely, क्योंकि प्रेजेंटर का काम है कि पोलाइट रहे और हम्बल रहे. उसके बाद ये है कि उसकी अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर पूरी गिरफ्त होनी चाहिए. किसी किस्म का जो है वो हेजिटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये आपका जो था ये यूनिट नंबर 8 था जो मैंने सम अप किया. अब आपके पास यूनिट नंबर 9 है. तो यूनिट नंबर 9 को अगर डिस्कस करें तो इसमें डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट रिटन आपके पास जो है communication है, like letters and application. This unit is also so much easy as like previous 2 units जो हमने रिव्यू किए हैं. तो ये तीसरा यूनिट जो है वो आपके पास आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो जाता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप. इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात दुरुस्त है. रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो लेटर एंड एप्लीकेशन इसके अंदर आ जाएंगे. लेटर एंड एप्लीकेशन किस तरह से आएंगे ये अब डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स. बिल्कुल आसान टॉपिक, इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक. इसके अंदर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर इफेक्टिवली and understand the essential part of the formal business letter, develop numerous type of application effectively, prepare their own curriculum weight like CV, generate an electronic resume, and now the art of interviewing, etc. So dear and respected students, essential parts of the formal business letters की बात करें तो जैसे हम लेटर्स मैट्रिक के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर और उसके बाद ग्रेजुएशन के लेवल में ये तीनों चीजें जो है वो मौजूद हैं, एप्लीकेशन भी और लेटर्स भी. तो देयर आर फॉलोइंग 7 एसेंशियल पार्ट ऑफ द फॉर्मल बिजनेस लेटर. अगर आपने कोई कारोबारी खत या खतूत लिखने हैं तो वो भी आपको पता है कि आजकल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो हम जो है वो क्या करते हैं, लेटर्स को फॉरवर्ड करते हैं, बिजनेस लेटर्स को फॉरवर्ड करते हैं टू द अदर कंपनीज एंड द मल्टीनेशनल कंपनीज, टू द हायर अथॉरिटीज. लाइक उसमें आप कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पार्ट्स जो हैं उनको फॉलो करते हो. नंबर 1 हेडिंग है, नंबर 2 डेट है, और इनसाइड एड्रेस है, सैल्यूटेशन है, बॉडी ऑफ मैसेज है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, नेम एंड सिग्नेचर है. बिल्कुल आसान. आपने ये लेटर्स जो है वो इस तीनों क्लासेस के अंदर जो है वो पढ़े होंगे, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के लेवल पर. तो स्टूडेंट हेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बिल्कुल आसान तरीकाकार है. Heading is the first essential part of the formal business letter. It includes the name of organization and यही बात मैं कर रहा हूं, वही बात आप कर रहे हैं. तो heading can be on the left side of the page
and maybe in the center or in the right side of the page, depend on a writer कि उसने किस तरह से उसको compile करना है. So many business organization follow different headings, but there are certain condition on the basis of which headings can be at any side of the. जी आपका विजडम का लेवल भी माशाल्लाह बहुत आला और अरफा है. तो राइटर इज यूजिंग अ फुल ब्लॉक फॉर्मेट एंड देन हेडिंग शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड. खाम ख्याली में भी इंसान को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए. अब मैं कोई और बात तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा और आपका कोई कंपैरिजन तो है नहीं. ऑन द अदर हैंड, इफ द राइटर इज यूजिंग अ modified block format or semi block format, so then the heading should be on the right side of the page, etc. So however, if the name of the organization exceed the word limit of the 10 words, then heading look suitable in the middle of the page, etc. Dear and respected student, सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग पाए जाते हैं, फिर उनको वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है. हमें कभी भी किसी सूरत भी क्लोज माइंड नहीं होना चाहिए, सिक माइंडेड नहीं होना चाहिए, नैरो माइंड नहीं होना चाहिए. ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए, बड़े दिल का मालिक होना चाहिए, तो ही हम किसी जगह पे बैठ सकते हैं, क्लास के अंदर बैठ सकते हैं, किसी महफिल के अंदर बैठ सकते हैं, किसी गैदरिंग के अंदर बैठ सकते हैं और उसको इंजॉय कर सकते हैं बजाय के उसको इरिटेट कर सकते हैं. तो द डेट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज. If the writer is using a full block format, it can be written on the right side of the page. If the writer is using modified block format, the semi block format, etc. Mean month पहले, डेट बाद में और बाद में ईयर, डिपेंड ऑन यू. जोन सा आप फॉर्मेट यूज करना चाहें आप कर सकते हैं. इनसाइड एड्रेस है तो ये भी आपके पास जो है आपको पता है इस चीज का कि कहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है. लेफ्ट साइड पे एड्रेस, राइट साइड पे जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद सर या मैम या रिस्पेक्टेड सर या मैम जो भी आप लिखना चाहें. इररेलेवेंट जो गुफ्तगू होती है मैंने तो बिल्कुल भी कभी नहीं रोका. इररेलेवेंट टॉक से मैं तो रोकता हूं. बाकी आपको मैम जो चीज अच्छी लगती है आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट कर सकती हैं और आप करती भी रहती हैं. मैंने तो आपको कभी नहीं रोका. किसी के हाथ पे कोई पाबंदी नहीं है, दिमाग पे कोई पाबंदी नहीं है, बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है. वो बोले, बिल्कुल जरूर बोले, उसका हक है, लेकिन हमेशा सही बोले और जो है अच्छा बोले ताकि आपको लोग अच्छे अंदाज में याद रखें. तो सैल्यूटेशन के अंदर मैंने अभी आपको बात बताई है, डियर सर है, मैम है, डियर सर है. मैंने तो किसी पे किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई, ना मेरी तरफ से कोई पाबंदी है और ना ही कोई बंदा लगा सकता है. मैंने तो आपको फ्री हैंड दिया है, बस जस्ट एक रिक्वेस्ट की थी कि इररेलेवेंट टॉक करनी है तो आपके पास ऑलरेडी जो है वो आप लोगों ने चैट ग्रुप्स वगैरह बनाए होते हैं, उसमें आप लोग यू कैन टॉक कन्वर्स इजीली एंड फ्रीली. और ये जस्ट जो क्लास होती है सुनने के लिए होती है और इसको सुने. टीचर आपके लिए जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और उनकी कोशिश होती है कि वो आपको वेल एजुकेटेड किस्म के जो है वो रिसोर्स पर्सन लेके आए और वो आपको लेक्चर डिलीवर करें. तो आपको उनको सुनना चाहिए. हम गुफ्तगू तो सारी जिंदगी करते रहते हैं और मेरा ख्याल है कि सारा दिन भी हम करते रहते हैं. तो शुक्रिया जी आपका, मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है कि आप मुझे सुन रहे हैं. तो बॉडी ऑफ द मैसेज की बात करें तो इस पे आपका बहुत ज्यादा एम्फेसाइज होता है. थैंक यू सो मच जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपकी. किसी को अच्छा लगे तो भी हमारी तरफ से तो वेल विशेस हैं, अगर किसी को ना लगे तो भी हमारी तरफ से वेल विशेस हैं, क्योंकि हमने तो परफॉर्म करना ही करना है. जो ड्यूटी हमें असाइन की गई है उसको हमने हत्तुल इम्कान जिस हद तक हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो हमारे पास नाकस नॉलेज है वो आपको इम्पार्ट करना ही करना है. तो ये जिंदगी का हिस्सा है. बहरहाल लेटर्स को लिखते हुए आपने बॉडी ऑफ द मैसेज को भी जरूर देखना है. तो एक्चुअल मैसेज स्टार्ट विद पॉजिटिव एटीट्यूड. हमारा देखें वो क्या कहते होते हैं, थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव. अगर आपकी सोच मुस्बत है, आपके बोल मुस्बत हैं, आपकी गुफ्तगू मुस्बत है, आपकी तहरीर मुस्बत है, आपकी सोच से हर चीज शुरू होती है और सोच से आपका रवैया बनता है, उससे अंदाजा हो जाता है कि आप क्या सोचते हैं. तो अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा एक्ट करें.
तो लोग आपको सराहेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपके साथ गुफ्तगू में महव होना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे. तो डिटेल आर डिस्क्राइब आफ्टर द इंट्रोडक्शन. द फाइनल सेक्शन इंक्लूड concluding remarks with the an action to be initiated by the receiver reader. It is worth mentioning that opening and closing paragraph are written with a great care because first impression are the last impression, and effective closing imprinting strong marks on the memory of the reader which can be messaged effectively. Complementary close है dear student, तो इसमें हम जी स्टूडेंट्स, मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट है जी इस लेटर्स के अंदर, फॉर्मल लेटर्स के अंदर. और मॉडिफाइड जो ब्लॉक है इज अनदर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फॉर्मेट that used in business letters. In this format, date, complimentary clause, name, signature are written on the right side of the page. Heading may be at any place according to the situation. Every paragraph is non-indented like that of the full block format, as it starts from the left side of the page. In this way, this format resembles both of the other format. Its paragraph are like full block format, whereas its date, inside address, name, and signatures are located like that of the semi-block format. It depend on every organization which format it uses. Depend करता है organization पे कि इसमें उन्होंने किस तरह का format choose करना है और letter लिखना है. सेमी ब्लॉक फॉर्मेट की बात करें तो दिस फॉर्मेट इज आल्सो एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस in their writing letters correspondence. This format is different from that of the other two formats on the basis of the its indented paragraph, but it is same as modified block format with its right side of the placement of the date and complementary clause and name and signature also. Type of letters की बात हम कर रहे हैं तो there are different types of letters that are written in a routine. For example, inquiry letter, reply letter, sales letter, order letter, complaint letters, adjustment letters, collection letters, letter of recommendations, letter of cover letters, letter of resignation, etc. इंक्वायरी लेटर्स क्या क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, इंक्वायरी लेटर जो होते हैं आर रिटन टू द रिसीवर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, prices, incentives, credit officer services, and contact detail of some persons or by companies, or to request for information on how to go about developing new business. Although nowadays every type of such information is available on the websites of the different organizations, still every organization does not upload it certain information for which the writer has to inquiry. So when writing written inquiry letters there are a few things that you should keep in mind. Start the letter by mentioning what you are inquiring about, and inquiry letter मुख्तलिफ डिपार्टमेंट अपने मुलाजमीन को जारी करते हैं और फिर उनसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं. So these letters should be written very politely because we are requesting someone to provide us information for nothing, and no one has to respond to the inquiry letter in an impolite manner. इसका आप कभी भी जो है वो गैर शाइस्ता अंदाज के साथ रिप्लाई नहीं करेंगे. आपको रिप्लाई जो करना है वो हमेशा पोलाइटली करना है. सो रिप्लाई लेटर है तो रिप्लाई लेटर इज रिटन इन रिस्पांस टू द इंक्वायरी लेटर. आप इंक्वायरी लेटर जो आपको लिखा जाता है उसके इवज आप रिप्लाई लेटर लिखते हैं. और ऑल्दो एट प्रेजेंट
the reply letter writer is not getting any बिल्कुल सादा सी बात है यूजेस ऑफ इंक्वायरी लेटर। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और आप एब्सेंट हैं, बगैर किसी वजह से आप बगैर इतला के छुट्टी पे हैं और लगातार आप जो है वो नहीं जा रहे उस डिपार्टमेंट के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस अदारे के अंदर, तो साफ जाहिर है फिर वो आपको क्या करेंगे, आपकी इंक्वायरी करेंगे कि क्यों नहीं आ रहा वो शख्स। तो फिर वो बता सकता है, हाजिर हो सकता है उस डिपार्टमेंट के अंदर और वो रिप्लाई दे सकता है उस लेटर का कि वो किस वजह से और क्यों जो है वो गैर हाजिर है, किस वजह से, कौन सी उसको प्रॉब्लम्स हैं, वो रिटर्न फॉर्म में जो है वो उस इंक्वायरी लेटर का जवाब देता है। सिंपल है, कॉम्प्रिहेंसिव है। इन द एंड अप्रिशिएट द रीडर फॉर टेकिंग एन इंटरेस्ट एंड ऑफिस ऑफर असिस्टेंस फॉर एनी फर्दर क्वेश्चन एटसेट्रा। सेल लेटर्स हैं, डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, सेल लेटर्स की बात करते हैं। सेल्स लेटर्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट, इसका जो पर्पस होता है वो कन्विंस करना होता है बायर्स को, कस्टमर्स को, कि वो परचेज करें आपकी प्रोडक्ट्स को, आपकी सर्विसेज को, रिटन इन एन अट्रैक्टिव मैनर दैट स्ट्राइक द इंटरेस्ट ऑफ द potential customer. Sale letter has detail of the company and the services are they are offering, along with that advantageous point on how their product should be chosen or over other, कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से अच्छी है, कैसे अच्छी है, वो बयान करते हैं कि क्यों लोग उनकी प्रोडक्ट जो है वो परचेज करें। तो सेल लेटर इज सिंपली डिफाइंड एज द लेटर विच इज composed in order to introduce new services, new products in market which a company is offering or about to offer to its potential buyer. तो डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये सेल लेटर का मकसद होता है। सेल लेटर जो होता है आर यूजली रिटन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस: टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, टू अनाउंस न्यू सर्विसेज, टू अनाउंस न्यू और लिमिटेड ऑफर्स, टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स with accountancy or the business changes etc. डियर स्टूडेंट, ऑर्डर लेटर है, बिल्कुल आसान सी बात है। ऑर्डर लेटर जो होता है ये हम हमेशा राइट करते हैं उनको जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। जब आपने कोई चीज परचेज करनी होती है तो द लेटर नीड्स नो डिटेल explanation, rather it include the same name of the goods, number of the quantities of the goods, size of the goods, shape of the goods, colors of the goods, brand of the brand and prices of the goods. Manufacturer जो होता है does not everything to provide the order goods to the sender with the ultimate effect of the money, so the writer should clearly mention the methods of the payment. उसमें ये होता है कि आप अगर कोई चीज परचेज करते हैं, जस्ट ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर लेटर होता है। उसके अंदर ये पूरा जिस तरह से मुख्तलिफ किस्म की जो के डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको ये छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो एक पूरी कोटेशन बना के देते हैं कि हमें ये सामान चाहिए और हम किस तरह से पेमेंट करेंगे, वो किस तरह से पेमेंट लेंगे, कौन कौन सी उनको चीज चाहिए, उसकी शेप क्या होगी, साइज क्या होगा। हर शॉपकीपर जो है वो इसका इस्तेमाल करता है और वो एक पूरी शीट तैयार करता है, इस तरह से जो है वो अपने ऑर्डर को प्लेस करता है। जी समझ आ गई? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? क्लियर है? जी शुक्रिया, थैंक यू। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर लेटर की बात करें तो ऑर्डर लेटर हैव द फॉलोइंग पार्ट्स, इसके मुख्तलिफ आपको हिस्से नजर आते हैं जिसको फॉलो करना होता है। लेटर हेड ऑफ द कंपनी सेंडिंग द ऑर्डर, इन केस ऑफ ऑर्डर लेटर हैज नो लेटर हेड
the sender contact the detail are supplied, the date on which the letter is sent, recipient name, title of the company, specific address, salutation, body of the other letter, etc. Closing है and the sender name with his or her signature, the quantity, the quality, and the tune of the order letter, just like any other business letter, is one of the formality, clarity, directness. It goes straight to the point. Formalities is done to prevent ambiguity and therefore errors. So a single error can means a big difference in the business transaction, etc. कि उसमें ये होता है कि अगर आप की क्वांटिटी के अंदर प्रॉब्लम आ गई तो आपकी प्राइस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, बिल जो है वो आपको ज्यादा जनरेट हो सकता है, तो इस तरह से कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। कंप्लेन लेटर है जी, कंप्लेन लेटर इज रिटन व्हेन the customers get hurted by the manufacturer, distributor in any case while dealing with him। अच्छा, इसकी बिल्कुल एक मिसाल आपको दे देता हूं कंप्लेन लेटर की। फॉर एग्जाम्पल आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन जो है वो सेलिंग एंड बाइंग चल रही होती है मुख्तलिफ किस्म की ऐप के जरिए, और वो अगर आपको चीज जो आपकी डिजायर्ड है वो नहीं भिजवाते तो उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं उन्हें कि हमने आपको पैसे पूरे दिए हैं लेकिन आपने चीज वो सेंड नहीं की। बाज जो ऑनलाइन जो बिजनेस करते हैं वो ये भी कहते हैं कि जी हमारा पार्सल पहले खोलें, खोल के चेक करें, और अगर आपको वो पसंद आता है तो आप रख लें, अगर नहीं आता तो आप वापस कर दें। और दूसरा ये है कि अगर कुछ कंपनीज जो होती हैं वो ये चीज अलाउ नहीं करती तो उस पे क्या होता है, उस पे ये होता है कि फिर आप उनको कंप्लेन करते हैं कि जी आपने जो मटेरियल हमें भेजा है वो ठीक नहीं है, हमें इसको रिप्लेस करके दें। तो अगर उनकी कंपनी की जो अच्छा इन्होंने रूल्स भी बनाए होते हैं खुद से ही कि जी हम रिप्लेस नहीं करेंगे, हम वापस नहीं करेंगे, आपकी पेमेंट जो है वो वापस नहीं हो सकती, जो चीज आपको आ गई है वही है। तो बाज का जो है वो फेक चीज भी भेज देते हैं। तो इस तरह से जो कस्टमर होता है, जो क्लाइंट होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। सो कंप्लेन लेटर जो होता है, there are maybe a certain condition that initiate the situation to write complaint. For example, when the customer receive the damaged goods, when the customer receive irrelevant goods, when he or she receive late deliveries, if there is any confusion on the mutual business agreement, if the manufacturer has compromised over the quality, if the customer have been misbehave or not properly treated by anyone from the manufacturer side, etc. ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ सकती है। This these situations cause trouble and customer write complaints. So navigate the expressions should be avoided. Cautions should be not made in the complaint letters. The receiver should not be blamed for incomplete and carelessness. No threat should be given to the receiver, etc. एडजस्टमेंट लेटर है जी, नेक्स्ट जो आपकी लेटर की किस्म है। एन एडजस्टमेंट लेटर इज रिटन इन रिस्पॉन्स टू द कंप्लेन लेटर। Adjustment letter may be written in the different ways depending on the policy of the company the writer is working in. In this regard, the company may have any of the following policies: no response, uh, the customer is always right, who is at fault, company or customer। तो ये सारी चीजें जो है उसको फॉलो किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां तक कोई इशू तो नहीं है, क्लियर है?
इज इट ओके? कलेक्शन लेटर्स हैं जी. Collection letter is not a single letter but a series of letters written to the customers whose account are overdue, but there is a chance that the same time the amount might have been sent by the customer or consumers when the letter is written. So moreover, the customer may have some crucial problems, including social problems, health problems, family problems, or even financial problems. That is why the expert suggested sending 3 or 5 reminders to the customer with the name of the company, date and payable amount, etc. This will work. If not, then a series of letters should be written. If still he has not received the money, then write the letter stating that there may be some problem on the part of the customers, etc. and so on. Dear students, letter of recommendation है. Letter of recommendation written by the person to effectively increase the value of the second person to the third one in the course of a new job prospect or admission, among the other things, is known as letter of recommendation. So a recommendation letter for an employee, also known as employment reference letter, is a letter written by the managers about the employee. Dear and respected student, a letter of recommendation for an employee, also known as an employment reference letter, is a letter written by the managers about an employee detailing his or her attributes and what he or she is best at. Employees can be use this letter also when they go to apply for the another job, giving them more of the chance of getting it, etc. स्टूडेंट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बारे में आपको एक और चीज बताता जाता हूं कि जिस किसी ने भी अब्रॉड सफर करना होता है और उनके पास जो है वो डिग्री जो होती है, बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या करती हैं, वो जिस मुतलका यूनिवर्सिटी से आपकी लास्ट डिग्री होती है वो कहते हैं कि जी 2 जो प्रोफेसर हैं उनकी तरफ से अटेस्टेड और साइंड शुदा जो लेटर है उस पर आप लिखवा के हमें दें कि आप यहाँ से पढ़े हैं, और वो लेटर जो है वो फिर उसकी कॉपी साथ लगती है और फिर जाके आपका जो एडमिशन होता है वो कंफर्म होता है तमाम जितने भी अब्रॉड के जो कंट्रीज हैं उनमें. तो ये अक्सर मैं यूनिवर्सिटी सरगोदा को भी डील करता हूँ, तो उसमें कई जो दोस्त हैं उन्होंने मेरे से मास्टर्स किया है और जो अब्रॉड जिन्होंने सफर किया है उनको फिर मैंने यूनिवर्सिटी सरगोदा से रिकमेंडेशन जो लेटर है उनके लेटर पैड पे यूनिवर्सिटी के वो उनको बनवा के दिया है और वो फिर अपने कंसल्टेंट को देते हैं और इस तरह से फिर वो इजीली जो है वो अब्रॉड की तरफ सफर कर सकते हैं. तो कवर लेटर है, डियर स्टूडेंट, अ लेटर दैट कंपनीज करिकुलम वेट and is precise and attractive documentation of persons and his personal and professional achievement that eventually create an interest in the readers to go for the resume is known as cover letter, etc. Dear student, 4 या 5 मिनट की ब्रेक लेता हूं, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करता हूं. जी स्टूडेंट, एक आज की बात भी आपसे शेयर करता हूं कि हमेशा कहते हैं कि गुफ्तगू ऐसे शख्स से करें जो आपका एहतराम करे, मशवरा किसी ऐसे शख्स से करें जो आपसे मोहब्बत करता हो, और कुर्ब किसी ऐसे शख्स का इख्तियार करें जो आपके मुशाबा हो. जो आपके मुशाबा नहीं है, जो आपसे रिजेबलेंस नहीं रखता,
उसके साथ कभी भी आप गुफ्तगू ना करें, उसकी कुर्बत इख्तियार ना करें, उसके साथ ताल्लुक ना जोड़ें। और डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, मेरी तो आदत है कि अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जो बंदा है वो उसकी गुफ्तगू के अंदर वो लेवल नहीं है, तो मैं गुफ्तगू नहीं करता। मेरी आदत है मैं वहां से खामोशी इख्तियार करते हुए अपना रास्ता इख्तियार करता हूँ। कहते हैं कि जुबान के साथ साथ आपके दिमाग की जो है वो भी जुकात होती है, और जुबान की भी जुकात होती है। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, कहते हैं कि जुबान की ज़कात ये है कि आप के पास हिम्मत होने के बावजूद आप अगले शख्स को जवाब ना दें। अ, और आपके दिमाग की जुकात ये है कि अगर आपने किसी के खिलाफ कोई नेगेटिव बात की है तो उसकी बात का जवाब ना दें, और उसके बारे में आप जो है वो बुरा गुमान ना करें। तो अगला जो बंदा है वो खुद से ही उस आग में जलता रहेगा और उस हसद में जलता रहेगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ आते हुए हैं, कवर लेटर की बात करते हैं। That a cover letter that companies curriculum weight, and it is a precise and attractive documentation of the person and his personal. ये इसमें ब्रॉड माइंड की बात नहीं है। आप जो है वो गुफ्तगू को समझते नहीं है, अपने पास से अपना पॉइंट जो है वो बीच में एडजस्ट कर देते हैं कि इस तरह से नहीं है। ये बिल्कुल भी बात, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता बिल्कुल भी। आपके अपने व्यूज हैं, मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन मैं उसके साथ इत्तेफाक नहीं करता। टाइम पीरियड गुजारा है और लोगों से गुफ्तो शुनीद की है। नहीं, कह नहीं सकता ये बात दुरुस्त है कि आपके व्यूज ठीक नहीं है। माजरत है। आप का जो गुफ्तगू का लेवल है, ये जो आपने अपने आइडियाज सेट किए हुए हैं, वो फिट नहीं है। मतलब मुआशरे के अंदर आप एक बिल्कुल दूसरों से हटके जो है वो सोसाइटी से, तो इंसान बिल्कुल हटके नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। हमने एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी गुजारनी होती है, और हम आपके इन व्यूज की कदर करते हैं, लेकिन हम आपके साथ इत्तेफाक नहीं करते। तो आपको भी हक है मुकम्मल। बहरहाल ये एक अलहदा चीज है। स्कॉलर्स की बात करें, हम खुद स्कॉलर्स हैं, ऐसी बात नहीं है जो आप कह रही हैं। बहरहाल आपके साथ बहस जो है वो मैं तो मुनासिब नहीं समझता कि मैं आपसे बहस करूं, ना ही मेरा दिमाग और दिल इस चीज को तस्लीम करता है।
अरे नहीं, आप सीख जो रही हैं उसमें भी तो मतलब आपकी एक वो गुफ्तगू जो है उसके अंदर एक सैरकास्टिक और एक जो है ना दूसरा पॉइंट वाज़ेह नजर आता है। आप इंसान को करेक्शन करते रहना चाहिए अपनी। उसके बाद ये है कि इंसान को अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए और मुस्बत सोच जो है वो रखनी चाहिए। बहरहाल डजंट मैटर जी, लीव इट। लेटर ऑफ रेजिग्नेशन है जी। अ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज रिटन टू कन्वे द न्यूज ऑफ लीविंग अ जॉब टू देयर इमीडिएट सुपीरियर, गिविंग हिम नोटिस एंड रीजन फॉर लीविंग। लेटर ऑफ रेजिग्नेशन की बात थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हम क्या करते हैं कि जब हमने रिजाइन करना होता है किसी अदारे से, हमें कोई अच्छी जॉब किसी और अदारे के अंदर ऑफर हो रही होती है और हमारी ज्वाइनिंग जो है या हमें लेटर मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले अदारे को क्या करते हैं, जब उसको सी ऑफ करना चाहते हैं, उसको ड्रॉप करना चाह रहे होते हैं, तो हम लेटर ऑफ रेजिग्नेशन उसको लिखते हैं और उसमें अपनी वजूहात भी बयान कर देते हैं कि इस वजह से जो है वो मैं अदारा छोड़ना चाह रहा हूं। उसमें और भी बेशुमार जो है वो मामलात हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो अदारे से जो है वो विड्रॉल कर जाता है और किसी और जगह शिफ्ट कर जाता है। तो हमेशा इंसान के अंदर मूवमेंट भी रहनी चाहिए, हरकत में ही बरकत है। सो एप्लीकेशन राइटिंग की बात करें तो ये मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस किस किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं। सॉलिसाइटेड एप्लीकेशंस हैं एंड अनसॉलिसाइटेड एप्लीकेशंस हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये आप बुक से रिव्यू कर लीजिएगा। अब तो मैं अगले टॉपिक पे आ गया हूँ। कवर लेटर तो बिल्कुल आसान सा है टॉपिक, उसमें तो किसी किस्म का इशू ही नहीं है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो बिल्कुल आसान है, इंतहाई आसान है कवर लेटर। क्या कहते हैं कि अगर आप गौर से सुनते तो शायद ये सवाल ना उठता कवर लेटर वाला। चलें खैर, बहरल कवर लेटर जो था ये कैरिकुलम वेट टाइप होता है एंड प्रिसाइज एंड अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंटेशन होती है ऑफ अ पर्सन्स एंड हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट दैट eventually create an interest in the reader to go for the resume like CV, is known as cover letter. Is it okay? Mean general goal of the cover letter is to provide prove your exclusivity as a candidate on one that could bring value toward the position, as well as to show that you are well educated, experienced and passionate person, and that's all. एप्लीकेशन है जी, सॉलिसिटेड एप्लीकेशंस हैं। तो देयर आर एप्लीकेशंस दैट आर रिटन इन अ रिस्पांस टू एडवर्टाइजमेंट। वी नो दैट vacant positions are advertised in English and Urdu dailies, in magazines and through the internet etc. Unsolicited applications होती है तो दो ये the applications are written for the job as result of the personal information about vacant post. In this way, the chance of the potential candidate applied for these posts are rare because only few people can know about these posts. So these applications should be detailed within with the reason that requirement of any post are not mentioned anywhere. How to write a job application? डियर स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के अंदर ये जो है वो टॉपिक मौजूद है बीए पार्ट 2 के अंदर। जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है? एक तरफ आप क्या करते हैं, जिन्होंने सिंपल बीए किया हुआ है, डियर स्टूडेंट, इसमें जॉब एप्लीकेशंस के अंदर हम
this is a very important question as how a job application should be written. In this respect, it is important to determine which type of application someone is going to write. If it is unsolicited application, then no source is mentioned through which the candidate has got information about vacant post. On the other hand, it is in a solicited application, the source is mentioned. सादा सी बात है, solicited के अंदर आपने source को mention करना है, अनसॉलिसिटेड के अंदर आप सोर्स मेंशन नहीं कर सकते. प्लानिंग द रिज्यूम है, इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन रिज्यूम है, रिज्यूम ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आप पर्सनल डेटे को लिखते हैं, कैरियर ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हैं आप, उसके बाद समरी, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस आप लिखते हैं. ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं. तो डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, समरी ऑफ द क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी एकेडमिक भी आ जाती है, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आ जाती है. इसको आपने मेंशन करना होता है. वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने कहाँ पे जॉब की, कितने कितने जो है वो टाइम पीरियड के लिए जॉब की, किस अदारे में जॉब की, आपकी जॉब की नैयत क्या थी, ये बात की बात होती है. तो आपने इसको भी मेंशन करना होता है कि जी मेरा इतना एक्सपीरियंस है. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आप शो करते हैं उसके अंदर. और ऑर्डर ऑफ एंट्रीज ऑन द पेज है. राइटिंग द रिज्यूम्स की बात करें तो ये सीवी, drafting your resume including generating, devising and finishing experiments. पाकिस्तान के अंदर जो है वो डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और फिर आपकी खुद की प्रोनाउंसिएशन, जहां पे आप रह रहे होते हैं वहां की अलहदा प्रोनाउंसिएशन. तो अदायगी अल्फाज जो होता है उसके अंदर आपका जो मुकामी लहजा होता है वो भी शामिल होता है. तो फिर ये सारी चीजें होती हैं. बेसिकली हम जो है वो कोई प्योरली फरंगी तो है नहीं और अंग्रेज तो है नहीं. इस तरह से ये सारी चीजें भी इसके अंदर फॉल करती हैं. बहरहाल डियर स्टूडेंट, आपके साथ जो मेरी 6 दिन आपके साथ मेरी क्लास रही, और मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि आपको बयान कर सकूं और डिलीवर कर सकूं. बाकी अगर इसमें कोई कमी बेशी रह गई है तो हम्बल माजरत है. और मैंने इस कोर्स को काफ़ी हद तक मुकम्मल कर दिया है, ओवरव्यू किया है. बाकी इंसान जो है वो गलतियां, कोताहियां उसके साथ साथ होती हैं. और बस ये याद रखें कि हमेशा मुस्बत रहें और सोच अच्छी रखें, जिससे अल्फाज अच्छे जो है उनका चुनाव करें, जिससे कोई शख्स हर्ट ना हो. और कोशिश करें कि दुआएं समेटें. डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, मेरा ख्याल है कि जिस हद तक मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, कोई ज़रूरत नहीं रहेगी आपको मज़ीद पूछने की. मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस हद तक इसको कवर कर दिया है कि आप लोग पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर जाओगे. और मेरी दुआएं आपके साथ हैं. इंशाल्लाह आप इसको बड़े अच्छे अंदाज के साथ इस पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करोगे और आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे आएंगे इंशाल्लाह. जी बिल्कुल ऐसे ही है. आसान था, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड था. इसमें कोई शक नहीं कि जो स्टार्ट वाले जो यूनिट्स थे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन इतने ज्यादा भी कोई नहीं थे. उसके बाद तो ये जो सब्जेक्ट है वो आसान से आसान तर होता गया है और आसान तरीन हो गया. तो मुझे उम्मीद है आप सारे लोग ही जो है वो कॉम्पिटेंट हो, वेल मैनर्ड हो, वेल एजुकेटेड हो और इंटेलेक्चुअल का लेवल भी आपका बहुत अच्छा है. तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करोगे. आपको किसी किस्म की कोई जो है वो उसमें
प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग अपने आइडियाज को पुट कर सकते हो कि मेरे साथ आपकी जो क्लास है, 6 दिन की जो क्लास है, उसमें मैंने कोशिश की है आप लोगों के साथ एक फ्रैंकली और फ्रेंडली जो है अंदाज में लेक्चर आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। और इस कोर्स को हमने समअप किया है, और मुझे तो आप लोगों के साथ इस क्लास के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉपरेशन, सेटिस्फैक्शन और रिलैक्सिंग फील हुआ। और मैंने इन तमाम जो इस एनवायरनमेंट को महसूस करते हुए, एटमॉस्फेयर को फील करते हुए जो है वो इस क्लास को पढ़ाया, और आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा साथ दिया। और मैं इस पे आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। और दुआएं दुआएं आपके लिए हैं। और 10 से 20 के दरमियान जो है वो रिजल्ट पॉसिबल है। 10 फैब तक जो रिजल्ट है वो बीए का, बीएससी और इस तरह का जो रिजल्ट है वो पॉसिबल है, वो पाइपलाइन में है। और क्योंकि उसका रिजल्ट जो है वो पंच हो चुका हुआ है, तो वो किसी वक्त भी आ सकता है। थैंक यू सो मच जी। आपको भी अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, सलामती दे, खुश रखे, आबाद रखे, और हंसते मुस्कुराते रहें आप जहां भी रहें, और सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे आपको। आमीन सुम्मा आमीन। चले जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे तरीके से सुना। और हमारा ये